Today we are taking the SST's class and lesson number 6 is central government. We will study the 2 to 3 lessons in political science, in which we will study about the democracy, central government and state government. Today we are going to start our sixth topic, central government. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट क्या होती है। फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी और मशीन थ्रू विच ए स्टेट्स पॉलिसी आर डिटरमाइंड एंड नॉर्मल इश्यूज आर रेगुलराइज्ड एंड पब्लिक वेलफेयर इज डेवलप्ड। दिस डेफिनेशन इज गिवन टू बाय गार्नर। ये डेफिनेशन गार्नर के द्वारा दी गई। इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट है वो एक एजेंसी या मशीन की तरह काम करती है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, यानी पब्लिक के फायदे के लिए काम करती है। और सबसे उसका मेन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज टू डिटरमाइन the policies, state policies या determine the policy. It means government अपने लिए या देश के लिए या स्टेट के लिए पॉलिसीज को बनाती है। पॉलिसीज आप सब जानते हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकती है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो सकती है। आज अपन देखते हैं कि कोरोना के टाइम में राशन का जो सामान होता है वो भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी निर्धारित की गई है, उसके तहत ये सारी चीज़ें अपने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज को निर्धारित करती है, बनाती है, उनको गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनसे निर्धारित करवाती है। थर्ड है नॉर्मल इश्यूज आर रेगुलराइज्ड। जो नॉर्मल इश्यू है उनको भी गवर्नमेंट है वो रेगुलर करती है, यानी उनको रेगुलराइज करती है ताकि पब्लिक को किसी तरह की प्रॉब्लम न हो, रेगुलर रहेगा, उसमें किसी तरह की अड़चन नहीं। ये डेफिनेशन गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है ये गार्नर के द्वारा दी गई थी। आप इसका मतलब समझ रहे हो कि गवर्नमेंट अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन अपन फील करते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या काम करती है। अब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है उनको बनाया जाता है, यानी पॉलिसीज का डिटरमाइन किया जाता है। उनको एग्जीक्यूट करने का कार्य है एग्जीक्यूटिव का, यानी कार्यपालिका। यदि उनका पब्लिक फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए अपने जुडिशरी। समझ गए आप? तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हो गए? 3। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेजिस्लेचर। व्हाट इज द लेजिस्लेचर? According to our constitution's article number 79, which says that in India there are the 3 parts of the legislature. First is president, second one is Lok Sabha and third one is Rajya Sabha। यानी आर्टिकल 79 ये कहता है कि हमारे देश में एक लेजिस्लेचर होना चाहिए और लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूशन या जो बनती है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो अपन इसके बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द लोकसभा।
अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी 1947 से 1950 के बीच में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस टाइम अपने देश में लोकसभा के अंदर कितनी सीटें थी? 500। लेकिन गोवा गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 में इसकी मैक्सिमम नंबर्स है वो बढ़ा के कितने कर दिए? 552 कर दिए। 552 मेंबर्स का इसको कर दिया। अब इसमें देखा कि 552 में से 530 मेंबर्स है वो इंडिया के स्टेट से आते हैं, और 20 है वो यूनियन टेरिटरी से, जो कि अपने देश में कितनी है? 7। और 2 मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट उनको बनाता है विदाउट इलेक्शन, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंग्लो इंडियन ग्रुप। वो इसके सदस्य होने चाहिए। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि उसके फादर और मदर में से एक है वो इंडिया का होना चाहिए और एक एंग्लो यानी ब्रिटिश या अंग्रेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इलेक्शन। इनके मेंबर्स का चुनाव, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड इलेक्टेड यूज किया है, यानी इनके मेंबर्स का चुनाव होगा। वो डायरेक्ट हाउस में नहीं पहुंच सकते, नॉर्मल इलेक्शन होंगे, उसके थ्रू वो पहुंचेंगे। आप सभी जानते हो चुनाव कैसे होते हैं। अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट का जो मेंबर है वो है राहुल रस्वा, और इसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपने देश में जो भी 18 ईयर ओल्ड पर्सन है वो अपना चुनाव या मत देने का अधिकार रखता है। 18 साल से ऊपर का 18 ईयर ओल्ड पर्सन कैन हैव ए राइट टू चूज देयर एमपी। ओके। थर्ड है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी इसमें पहुंचने के लिए आपको क्या किन चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट, इसका जो पॉइंट है उसमें कि वो ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और उसकी एज, सेकंड पॉइंट है इसमें, हिज और हर एज शुड बी मिनिमम 25 ईयर ओल्ड। वो कम से कम 25 साल का होना चाहिए। थर्ड, वो कोर्ट के द्वारा वो दिवालिया घोषित न किया गया हो, और फोर्थ पॉइंट इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पे, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि वो सरकारी नौकरी में यानी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। वो आदमी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और इलेक्शन में जीत के लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है। थर्ड है टर्म, यानी ये लोकसभा कितने साल के लिए होती है। इसका टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स होता है। कितना होता है? 5 इयर्स। ये तभी होता है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी का मतलब जो 552 मेंबर्स है, इसके आधे से एक ज्यादा, लगभग 273 के करीब मेंबर्स चाहिए। यदि इससे कम आते हैं तो अपने देश के प्रेसिडेंट इसको बिफोर 5 ईयर भी डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और अपने देश में अभी तक ये 9 टाइम्स हो चुका है, 9 बार हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट है मीटिंग, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक साथ उनको प्रेजेंट होना जरूरी है, और उनकी ये मीटिंग लेता कौन है? प्रेसिडेंट। और
साल के 2 बार करता है, यानी एक मीटिंग में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी गैप बिटवीन द 2 मीटिंग। 6 मंथ्स से ज़्यादा 2 महीने का गैप, दो मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लास्ट और फाइनल पॉइंट है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये ध्यान में रखना, क्योंकि अपन आगे लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये पॉइंट आएगा, लेकिन वहाँ पे इसका नाम पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है, जो ये 552 मेंबर्स है, यानी 552 मेंबर्स है, इनमें से ही किसी एक को स्पीकर बनाया जाएगा और इनमें से ही किसी एक को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। हमारे देश में अभी स्पीकर कौन है? हमारे कोटा के MP श्री ओम प्रकाश बिड़ला, जो कि अभी हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि जब अपन राज्यसभा पढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास बाय मंडे।